तभी सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद हैं, तो उनकी जो लीगल ओपिनियन है वो भी इस मामले पर हासिल करते हैं। खोसा साहब, खुश आमदीद। जी मेहरबानी, थैंक यू, आपको मुबारक हो नया प्रोग्राम शुरू करने की। बहुत शुक्रिया सर जी। क्या कहेंगे, आर्टिकल 184/3 से मुतालिक बात हो रही है और इसके दायराकार जो है उसको वसी कर दिया गया है, तो बात हम ये करना चाह रहे हैं कि इससे किस तरह से जो पुराने केसेस हैं, जो पुरानी शख्सियात हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है इस कानून साजी से, और जो लार्जर बेंच से मुतालिक जो मुकदमात की तफसीलात हैं उससे मुतालिक आप क्या कहेंगे, किस तरह से असरअंदाज कर सकता है ये? देखें, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के माशाल्लाह कानून साजी में इन्होंने जो रिकॉर्ड महारत हासिल कर रखी है वो अपना यकता है, और पहले कभी हमने ऐसा चीज़ें नहीं देखी थी। आवाम के लिए फ़ायदेमंद तो हैं या नहीं है, बाहर के इन्होंने अपने मुकदमात को बड़ी सूरत के साथ ख़त्म किया। और बात करते थे एनआरओ की पहलों की, इन्होंने खुद एनआरओ जो है अपने कानून साजी के ज़रिए नैब में तरामीम करवा के अपने कानून जो है अपना केस मुकदमात खत्म कर दिए, और अब माशाल्लाह अपने नाअहलियत को खत्म करवाने के लिए इन्होंने ये कानून साजी करने की कोशिश की है। मगर देखें, ये 184(3) का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें तरमीम सिर्फ आइन के जरिए हो सकती है। आइन में तरमीम करना अगर करें तो तब इसमें तरमीम हो सकती है। ये जो कानून साजी की है, पहली जो कानून साजी इन्होंने की थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट बनाया था उसको 8 जजेस ने पहले ही मुअत्तल कर रखा है, और फिर उसके बाद जो इन्होंने नया कानून उसको ओवर रीच करने के लिए किया, उसमें खुद अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि इसमें ओवरलैपिंग है और हम इसको रिकंसाइल करना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है मोहलत दी है कि आप इसको देखिएगा। देखिए, एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून का इसको मुकन्नना को अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट को खत्म किया गया और सिर्फ एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आई, तो आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 जो है आइन का, उसके तहत जो लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई उसके पहले हिस्से में, यानी 2 हिस्से हैं लेजिस्लेटिव फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के, पहले हिस्से में आइटम नंबर 55 पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी अदालतों की हद तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। और इसलिए एक्सक्लूड किया गया, उसकी मंतक ये है क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है 1980 के इन फील्ड मौजूद हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को आर्टिकल 191 के तहत रेगुलेट किया हुआ है, तो इसलिए वो उन्होंने एक्सक्लूड किया, उसको मुस्तस्ना उसको निकाल दिया। तो लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंसी नहीं है इस बारे में कानून साजी करना की, अगर ये मजमूम कोशिश की गई है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त याफ्ता भी हैं और माशाअल्लाह उनके खिलाफ अदालती वारंट्स निकले हुए हैं, अदालती वारंट्स, ये नहीं है कि किसी नैब ने या किसी FIA ने या किसी पुलिस के मुकदमात दर्ज हुए हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि वहां से बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, और मैं हैरत होती है कि आप लोग सारे चैनल्स उनको दिखाते हैं, वगरना जो मफरूर हो और कैदी भी हो और कॉन्विक्ट भी हो। खोसा साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जुल्करनैन, आप बताइएगा, शख्सियात की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, किन किन शख्सियात को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जहांगीर तरीन साहब पनामा केस में ताहयात नायल हुए, इसी तरीके से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो भी 62(1) पनामा केस में लगा। इन दोनों ने अपनी नज़रसानी दरखास्तें दायर कर दी थी, दोनों की जो रिव्यूज़ हैं वो खारिज हो चुकी हैं। अब मैक्सिमम इनको फ़ायदा इसमें ये हो सकता है कि जो समीउल्लाह बलोच केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो नाअहली है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वो ताहयात होगी, उसमें अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया था। मैक्सिमम ये उसमें रिव्यू करके दायर करके तो कर सकते हैं कि जी इनके जो ताहयात नाअहली वाला मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट अपना ज़रा रिव्यू करे। अब इसमें मैं खोसा साहब से एक राय लेना चाहूँगा। खोसा साहब, एक तो ये बताइएगा कि अब जैसे जो नया जो 188 के जो इन्होंने रिव्यू एंड ऑफ जजमेंट का जो लॉ बनाया है, इसमें है कि पहले जिस बेंच ने फैसला दिया उससे बड़ा बेंच होगा। अगर 3 मेंबर बेंच ने दिया है तो कम से कम 5 मेंबर बेंच होगा, नेक्स्ट उसको सुनेगा। तो क्या इसमें तमाम वो
जो 3 रुकनी बेंच के जजेस हैं वो शामिल होंगे या सिर्फ एक ऑथर को शामिल करना ज़रूरी है? दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब का तो केस थोड़ा डिफरेंट है, नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त सजा याफ्ता एक इश्तिहारी हैं जो उनका लीगल स्टेटस है, तो क्या वो रिव्यू का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं इश्तिहारी होते हुए और मफरूर होते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। मफरूर शख्स को जो है कोई अदालत जो है सुन ही नहीं सकती है, उनको राइट ऑफ ऑडियंस उनका खत्म हो जाता है कानून के ताबे जो है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको जो जिस में उन्हें सजा याफ्ता है उसमें अगर उनको अपील का फेस करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करेंगे, पहले वो अडयाला जेल में जाएंगे और उसके बाद उनकी अपील की अगर सुनवाई बिल्कुल खोसा साहब, और ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर पेशी की जाएगी।